तो चलिए आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की परतें खोलते हैं। ये एक मॉडर्न घोस्ट स्टोरी है जो बात करती है धोखे की और उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं उसकी। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, एक ऐसी आवाज जो बार बार लौटकर आती है और रूह कंपा देती है। यही वो आवाज है जो इस पूरी कहानी का डरावना, रहस्यमयी माहौल बनाती है। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर निखिल कोई बेचारा विक्टिम नहीं है, बल्कि वो तो एक शातिर चाल चलने वाला इंसान है। और यहीं से उसके उन कामों की शुरुआत होती है जो उसकी किस्मत तय करने वाले थे। जरा इस जगह के बारे में सोचिए, एक वीरान भूताह कुआं, जहरीले सांप, बिच्छू और वो मनहूस इमली का पेड़। ये जगह कोई मामूली लोकेशन नहीं है, बल्कि ये मौत और अंधेरे का एक सिंबल है। यहीं से सारा डर शुरू होता है। तो निखिल का प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था। वो इस डरावनी जगह का इस्तेमाल कर रहा था रिया को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। मतलब ये कोई प्यार का इजहार नहीं था, नहीं, ये तो एक सोची समझी ठंडी साजिश थी। और हाँ, उसकी चाल काम कर गई। रिया मान भी गई। निखिल को लगा कि वो जीत गया है, लेकिन उसकी ये जीत का जश्न बस कुछ ही पलों का था, क्योंकि ठीक उसी वक्त कोई और था जो उसका इंतजार कर रहा था। तो निखिल की ये जीत की खुशी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अब शुरू होता है असली खौफ, एक ऐसा डर जो उसके होश उड़ा देगा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, शायद कोई वहम है। लेकिन फिर कुएं के उस काले गहरे पानी से एक धीमी सी औरत की आवाज आती है। और यही वो पल था जब उसकी दुनिया टूटने लगती है। अब देखिए, यहां कहानीकार ने क्या खूबसूरती से डर दिखाया है। निखिल को पूरा भूत एक साथ नहीं दिखता, बस कुछ झलकियां, उलझे हुए काले बाल, माथे पर वो लाल कुमकुम और वो दहकती हुई लाल आंखें। बस इतना ही काफी था उसे बुरी तरह डराने के लिए। और यहीं से उसे समझ आता है कि वो फंस चुका है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिरकर वापस उसी कुएं पर आ जाता है। ये एक अलौकिक जाल था, और अब वो आत्मा ऊपर इमली के पेड़ पर बैठी उसे देख रही थी। अब ये डर सिर्फ उस कुएं तक ही नहीं रहता, वो निखिल की रोजमर्रा की जिंदगी में घुस जाता है और उसे धीरे धीरे पागलपन की तरफ धकेलता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। पहली रात वो कुएं पर डरा, चौथे दिन वो आत्मा उसके ऑफिस पहुंच गई, एक हफ्ते के अंदर वो वहम और अनिद्रा का शिकार हो गया, और फिर कुछ ही दिनों में हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके माता पिता को एक तांत्रिक के पास जाना पड़ा। लेकिन जब उसके माता पिता मदद के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं तो उन्हें उम्मीद नहीं मिलती। तांत्रिक साफ साफ कह देता है, आपने बहुत देर कर दी। ये एक इशारा था कि शायद अब निखिल को कोई नहीं बचा सकता। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर हैं जहां हमें पता चलेगा कि आखिर इस सारे खौफ की असली वजह क्या है। एक ऐसा सच जो जमीन में दफन था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन थी वो औरत कुएं में, और वो सिर्फ निखिल के ही पीछे क्यों पड़ी है? क्या ये बस एक भुताहा कुआं है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? और फिर निखिल को सब याद आने लगता है। उस आत्मा का चेहरा अब अनजाना नहीं लगता। वो नेहा है, वही लड़की जिसके अंतिम संस्कार की बात कहानी की शुरुआत में हुई थी। और इस एक याद के साथ कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। और बस इसी एक खुलासे के साथ ना पूरी कहानी पलट जाती है। वो निखिल जो अब तक हमें एक बेचारा शिकार लग रहा था, असल में वही तो कातिल है। ये कोई रैंडम भूत नहीं है जो उसे सता रहा है, नहीं, ये तो इंसाफ की मांग कर रही एक आत्मा है। और ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं, ये निखिल के शब्द थे नेहा को कुएं में धकेलने से ठीक पहले। ये उसके अहंकार और उसकी क्रूरता को दिखाता है। उसने नेहा को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसे ना कह दिया था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। वो अलौकिक जाल अब पूरी तरह से बंद हो रहा है और अब होगा न्याय। कहानी के आखिरी पलों में निखिल की हकीकत पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे लगता है कि कोई रस्सी उसका गला घोट रही है, पर असल में वो उस आत्मा के लंबे काले बाल हैं। वो अंधेरे में नहीं, बल्कि अपने किए गए पाप की सजा में गिर रहा है। तो इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि अपराध बोध यानी गिल्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप चाहे कितना भी भाग लें, ये आपको ढूंढ ही लेता है और आपको अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम वाकई अपने अतीत के काले कारनामों को कहीं दफन कर सकते हैं,
या फिर वो हमेशा एक भूत की तरह हमें सताने के लिए लौट आते हैं।